नमो बुद्धाय, जय भीम। और बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, बाबा साहेब का जन्मदिन है आज 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को जैसा बताया गया बहुजन समाज पार्टी बनी रहबर मान्यवर काशीराम जी के द्वारा, और इस आशा के साथ कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हमें बहुत कुछ संकेत देता है, और बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म के साथ इस देश में और कुछ चीज़ों का जन्म होना चाहिए। कई चीज़ें फलनी फूलनी चाहिए जो इस देश में कुंठित रही हैं, जिनको दबाया गया है, कुचला गया है। जैसा बताया गया कि बहुजनों के इतिहास को इस देश में ओझल किया गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म के साथ वो इतिहास निखरता है, आपके सामने आता है। समय बहुत कम है, लेकिन मैं एक गंभीरता के साथ 2-3 बातें कहना चाहूँगा आपके समक्ष। 3 तारीख मैं अक्सर याद रखता हूँ। कौन सी? 4 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1956 और 14 अक्टूबर 1956। 4 अप्रैल 1948 को परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में बहुजनों का आह्वान करते हैं कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि इसके बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब अप्रैल 1948 से लेकर के और 18 मार्च 1956 तक बाबा साहेब अम्बेडकर ने, आप सबको मालूम है कि उनका संघर्ष आपके सामने बताया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बाल्यकाल से ही लेकर के, और जब वो इस देश में कानून मंत्री बने तब तक इस देश में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के साथ बहुत धैर्य के साथ संघर्ष किया, बड़ी शिद्दत के साथ संघर्ष किया, और भारत के संविधान निर्माता बने, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का सदन के सदस्य बने, फिर मसौदा समिति के सदस्य बने, और मसौदा समिति के सदस्य के साथ साथ वो मसौदा समिति के चेयरमैन बने। और चेयरमैन बनने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में वो बात लिख दी कि जो इस दुनिया में कभी कोई उसे मैट नहीं पाएगा। संविधान बदलने की कल्पना करने वाले लोगों को इस देश में इस बहुजन समाज के लोग धूल चटाने का काम करेंगे। साथियों, अब मैं बात आता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जब कानून मंत्री बने और उन्होंने अपने जीवन काल में वो संघर्ष करने के बाद वो मुकाम हासिल किया, तो बहुजन समाज के कितने ही लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ने लिखने का मौका दिया, कितने लोगों को छात्रवृत्तियां दिलवाई, कितने लोगों को विदेश पढ़ने का मौका दिया, और कितने ही लोगों को सरकारी नौकरियां दिलवाई, सरकारी खजाने में खाता खुलवाया। और बाबा साहेब अम्बेडकर की आशा और अपेक्षा थी कि ये लोग इन सुविधाओं को प्राप्त करके, शिक्षित होकर के, नौकरी प्राप्त करके और विदेशों में जाकर के मेरे जैसी मनोवृत्ति को विकसित करेंगे, मेरे जैसी वेदना अपने अंदर पैदा करेंगे समाज के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार में संत कबीर, संत रविदास, सम्यक संबुद्ध के संस्कार थे। उन संस्कारों के बीच में बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करते करते उन संस्कारों की फसल को भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने पनपने का मौका दिया। और बाबा साहेब अम्बेडकर उस समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के इस देश में सबसे बड़े समर्थक बने। क्यों? क्योंकि जब तक इस देश में समता नहीं आएगी, बहुजनों को अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन लोगों से अपेक्षा की थी
कि जिनको पढ़ने का मौका दिया, जिनको नौकरियां दिलवाई, जिनको विदेशों में भेजा, कि ये लोग मेरे जैसा संघर्ष करेंगे और इस देश में बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, अपने महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाएंगे, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बाबा साहेब अम्बेडकर 18 मार्च को आगरा में आंसुओं के साथ रोते हैं। क्यों रोए? इसलिए रोए कि मैं अकेला जब इतना बड़ा संघर्ष करके अपने महापुरुषों की बात को यहां तक ला सकता हूं। मैंने काला राम मंदिर का आंदोलन किया, मैंने महाट तालाब का आंदोलन किया, मैंने कितने ही अखबार लिखे, मैंने पत्र पत्रिकाएं लिखी, मैंने जमीन पर चलकर लोगों के लिए संघर्ष किया, मैंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर के अंग्रेज सरकार के साथ संघर्ष किया और अपने लोगों के लिए डबल वोट का अधिकार भी लेकर के आया। मैंने इतना बड़ा संघर्ष करके अपने लोगों के लिए इतने हक और अधिकार हासिल किए और मैंने भारत के संविधान की रचना की। भारत के संविधान में वो मौलिक अधिकारों का समावेश किया कि जिनके बल पर आप अपनी शख्सियत को विकसित कर सकते हो। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना कुछ कर दिया तो बाबा साहेब अम्बेडकर को पछतावा हो रहा था कि मैंने इतने लोगों को पढ़ने का मौका दिया लेकिन एक ने भी मेरे जैसा संघर्ष नहीं किया। अगर ये सभी लोग मेरे जैसा संघर्ष करते तो मेरे महापुरुषों का आंदोलन आज बहुत ऊंचे मुकाम पर होता। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर 18 मार्च को आगरा की सभा में रोते हैं। इसलिए उन्होंने वहां संकल्प लिया कि आखिरकार कौन सी कमी रह गई कि मैं तो संघर्ष कर पाया और इन लोगों ने नहीं किया। तो उन्होंने चिंतन और मनन किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। कौन से निष्कर्ष पर? वो जो संस्कार तेरे अंदर थे वो इन लोगों के अंदर नहीं थे। जो कबीर की मानवतावादी विचारधारा तेरे अंदर थी, जो रविदास की विचारधारा तेरे अंदर थी, जो बुद्ध की करुणामयी विचारधारा तेरे अंदर थी, ये इन लोगों में नहीं थी। ये मनुवादी रहे, ये पाखंड और अंधविश्वास में उलझे रहे। इनके अंदर मानवीय चेतना जागृत नहीं हुई और मानवीय चेतना जागृत ना होने के कारण इन लोगों के अंदर समाज के प्रति कोई वेदना नहीं रही। ये संवेदनशील नहीं बने, ये निष्ठुर रहे, ये क्रूर रहे, ये स्वार्थी रहे। अपनी जिंदगी में अपने परिवार, अपने टीवी बीवी तक ये मस्त रहे। इन लोगों ने मेरी मनसा को, मेरी अंतर्मन की भावना को समझा ही नहीं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मेरा समाज जब तक संस्कार विहीन रहेगा ये इस देश में कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मैं अपने समाज को अब संस्कारों पर टिकाने का काम करूंगा। और उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं बुद्ध के संस्कारों पे अपने समाज को टिकाने का काम करूंगा। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म ग्रहण किया, बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, ताकि मेरा समाज पाखंड से, अंधविश्वास से, मनुवाद से हट करके जब बुद्ध के मार्ग पर चलेगा तो उसके अंदर करुणा, मैत्री और भाईचारे की भावना आएगी। और जिस समाज के अंदर करुणा और मैत्री और भाईचारे की भाव आ जाएगा वो समाज, वो लोग अपने समाज की वेदना को समझेंगे, उनके अंदर वो संस्कार पैदा हो जाएंगे। और जब वो संस्कार पैदा हो जाएंगे तो वो अपने गाने में, अपने गीत में, अपनी कविता में, अपने संगीत में आनंद लेंगे और वो अपनी संस्कृति को विकसित करेंगे। जब उनके संस्कार और संस्कृति एक हो जाएगी तो उनके विचार एक हो जाएंगे। जब उनके विचार एक हो जाएंगे तो उनके संघर्ष की दिशा एक हो जाएगी। और जब संघर्ष की दिशा एक हो जाएगी तो वो सारी जमीन की सत्ता, अफसरशाही की सत्ता, उद्योग की सत्ता, धर्म की सत्ता और राजनीति की सत्ता हासिल कर लेंगे। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों को धम्म का मार्ग दिया। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को सिर्फ 3 बातों में मत समझ लेना कि
कि शिक्षित बनना, संगठित बनना और संघर्ष करना इतनी भर नहीं है, बहुत गहराई की बात है। 5 चीजें हैं, जब तक 5 रास्तों से आप लोग नहीं गुजरेंगे, क्योंकि मैं 22 साल तक इसी बहुजन समाज पार्टी में आपके बीच में अपनी बात रखता रहा हूं। 22 साल तक मैंने काम किया आपके बीच में, लोकसभा का चुनाव लड़ा और जब परिणाम आया तो मुझे माथे में हाथ मारना पड़ा। जो परिणाम आया माथे में हाथ मारना पड़ा और मैंने भी वही चिंतन किया कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। इसलिए हुआ क्योंकि समाज के पास संस्कार नहीं थे। जो समाज अपना संस्कार, अपनी संस्कृति विकसित कर लेता है, वो अपने संघर्ष की दिशा तय कर लेता है, और जो संघर्ष की दिशा तय कर लेता है वो सत्ता प्राप्त कर लेता है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, आपको 5 पायदान पर काम करना पड़ेगा। जब बच्चा माँ के घर में पैदा हो और माँ के पेट से निकले वो, तो उसकी आंखों के सामने सबसे पहले चित्र अपने महापुरुषों का होना चाहिए। जब महापुरुषों का चित्र उसके आंखों के सामने आएगा तो उसके दिमाग पर इनका चित्र छपेगा, और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाएगा उनके प्रति जिज्ञासा पैदा होगी, आखिरकार ये हैं कौन, इनकी विचारधारा है क्या, ये क्या करना चाहते थे देश में और हमें क्या करना चाहिए। वो समझता चला जाएगा, समझता चला जाएगा, और जैसे जैसे वो समझ जाएगा अपने महापुरुषों की विचारधारा को, तो जहां कहीं भी गीत, संगीत, कविता, भाषण और संगीत बजेगा वो उसकी तरफ आकर्षित होगा, उसमें उसे आनंद आएगा। वो किसी जागरण में नहीं जाएगा, वो किसी जागरण में नहीं जाएगा, वो कावड़ भरने नहीं जाएगा, वो अपने गीत, संगीत और कविता और अपने महापुरुषों के उस भाषण में आनंद लेगा और वहां खिंचा चला आ जाएगा जैसे आप लोग आए हैं। और जब वो अपने उसके अंदर वो संस्कार आ जाएंगे और अपनी संस्कृति में आनंद आ जाएगा, तब वो बहुजन समाज के लोगों के विचारों की दिशा एक होगी, तब दिशा एक होगी। और जब दिशा एक हो जाएगी तब संघर्ष करेंगे मिलकर के लोग, और जब संघर्ष करेंगे तब आपको सारी सत्ता मिलेंगी, सभी सत्ता तभी मिलेंगी। इसलिए समाज को संस्कारों पर टिकाओ, समाज की अपनी संस्कृति विकसित करो और अपने संघर्ष की दिशा तय करो, और तब जाकर के आपको सत्ता प्राप्त होगी। और वो सत्ता ऐसी प्राप्त होगी कि इस देश के अल्प जन आपसे कभी छीन नहीं पाएंगे और बहुजन राज करेंगे, बहुजन राज करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुमने चाहा ही नहीं। बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत लंबी बात है, बड़ी थ्योरी है ये, कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम ठहरे रहे तालाब के पानी की तरह, तुम ठहरे रहे तालाब के पानी की तरह, वरना दरिया बनकर हम बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। धन्यवाद साथी।